हेलो एवरीवन, दिस इज पुरूज अनुत्रिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की बुक है। बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, उसका चैप्टर बने संविधान क्यों और कैसे। तो किस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कंप्लीट कर चुके थे, कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे? संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। ठीक है, कि भारत का संविधान किस तरीके से बनाया गया है कि शक्तियाँ जो हैं वो एक संस्था के पास न होकर के अलग अलग संस्थाओं के पास बटी हुई हैं। विधायिका के पास भी है, कार्यपालिका के पास है, न्यायपालिका के पास है। ठीक है, और एक अलग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है निर्वाचन आयोग। इस तरीके से काफ़ी संस्थाओं के लिए अलग अलग जो है वो बटी हुई है, जैसे कि कोई भी एक संस्था ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश करे तो वो संविधान को नष्ट ना कर सके। ठीक है, दूसरी संस्था उसको रोक सके। ठीक है, हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद आज हम देखते हैं भारतीय संविधान कैसे बना। ठीक है, भारत का संविधान कैसे बना इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया। अगर ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा थी एक, उसने संविधान को बनाया था, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, उसे कब निर्वाचित किया गया था? अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, डिवाइडेड नहीं था भारत उस टाइम। अरे मतलब पाकिस्तान नहीं बना था उस टाइम। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, इंडिया था। इसकी पहली बैठक जो हुई थी 6 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, पहली बैठक कब हुई इसकी? 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। भारत का बंटवारा कब हुआ? 14 अगस्त 1947। भाई हम जब आज़ाद हुए तभी तो पाकिस्तान मतलब बना था उस टाइम, एक दिन पहले। और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। भाई पहले जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। उस टाइम क्या भारत विभाजित नहीं हुआ था? भारत का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दोबारा से बैठक की गई। ये विभाजित भारत की बैठक थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी, ठीक है, ये संविधान सभा जो बना था पहले, उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो अविभाजित भारत की हुई थी। जो संविधान सभा थी वो अविभाजित भारत में निर्वाचित हुई थी। उसके बाद फिर संविधान सभा जो है विभाजित होने के बाद बैठक हुई उसकी। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों की बात की जाए तो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य कहां से चुने गए? तो 1935 में स्थापित कौन सा था? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, जो रीजनल विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि डायरेक्टली जनता ने उनको नहीं चुना, जनता ने जो चुन के भेजे उनमें से चुने गए थे वो। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, संविधान सभा जो है वो बनी कैसे थी? तो लगभग उसी अनुसार बनी थी जो ब्रिटिश मंडल की एक समिति थी ना, कैबिनेट मिशन, उसी के अनुसार प्रस्तावित हुई थी। इस योजना के अनुसार क्या था? प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। भाई किसी प्रांत, किसी रियासत में, देशी रियासत या रियासतों का समूह हो गया, उसमें कितनी जनसंख्या रहती है? ज़्यादा जनसंख्या है तो ज़्यादा सीटें दी गई, कम जनसंख्या है तो कम सीट। भाई लोगों को उसी हिसाब से होगा ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि किसी प्रांत में 1 लाख लोग रहते हैं तो 1 लाख लोगों पे हमने क्या दी थी? 2 सीट दे दी। अब किसी प्रांत में वो प्रांत छोटा है कंपेरेटिवली टू उसके साइज में, लेकिन उस प्रांत में आबादी है 5 लाख, तो ऐसा तो नहीं है हम उसको 2 ही सीट दे दें, 1 सीट दे दें। 50,000 के हिसाब से हमें देनी पड़ेंगे ना, क्योंकि 1 लाख पे हमने 2 दिए तो 50,000 पे 1 दिए तो 10 सीट हो गई। तो भाई सीधी सी बात है कि जनसंख्या के अनुपात के रूप में सीटें दी गई, और ये फेयर भी है, होना भी चाहिए ऐसा। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात
रखा गया। ठीक है, मोटे तौर पे क्या क्या करा गया कि 10 लाख की जनसंख्या है तो एक सीट मिलेगी। कितने पर? 10 लाख पर। ठीक है, परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे। ठीक है, 292 सदस्य किनको चुनने थे? जो डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे, तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित हुई। यहां तक क्लियर है? क्योंकि जो ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके डायरेक्टली अंडर में जो थे उनको कितनी सीटें मिली? 292। और जो देशी रियासतें थी उनको कितनी मिली? 93। छोटी छोटी रियासतें थी। प्रत्येक प्रांत को सीटों की 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। ठीक है, प्रत्येक प्रांतों की सीटों को कितने? 3 प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, प्रांतीय विधानसभा में क्या किया? प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने क्या किया? अपने प्रतिनिधियों को चुना था। इसके लिए उन्होंने कौन सी विधि का, मत पद्धति का प्रयोग किया था? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व। भाई समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन समान होना चाहिए, और एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा किया गया था। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। भाई राजाओं से पूछना जरूरी था ना, राजा, मंत्रिमंडल, उनसे किस तरीके से किया जाए, क्योंकि भाई वहां से सीटें आनी, अब मनमर्जी तो नहीं कर सकते। अध्याय के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है, ये देखना अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये स्टेटमेंट है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये कब का है? संविधान सभा के बाद विवाद, खंड 9, पृष्ठ 979, 25 दिसंबर 1949 को। ठीक है, अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ पॉलिटिकली लोकतंत्र नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र भी इसको बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता है जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। बिल्कुल सही बात है कि भाई राजनीतिक लोकतंत्र है, जैसे कि बस इतने तक ही नहीं होना चाहिए कि चुनाव लड़े, लोगों ने वोट दिया, चुन के चले गए, तो राजनीतिक लोकतंत्र हो गया। लेकिन उसका क्या, सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, समाज का आधार होना चाहिए वो। ठीक है, समाज से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो समाज में रहते हैं, सामाजिक होते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग, एक दूसरे को कोई मतलब भी नहीं है, ऐसा नहीं है। समुदाय होते हैं, गुट होते हैं, ये इसी के ऊपर तो डिपेंड करते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, बिल्कुल, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। भाई लोगों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना चाहिए, समता का भी ध्यान रखना चाहिए, और बंधुता का भी, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं। इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देना है। भाई ना तो हम किसी की स्वतंत्रता को छीन सकते हैं, ना समता के सेंस समानता, कोई आदमी को अलग ट्रीट किया जा रहा है, कोई को अलग, गरीब को अलग ट्रीट किया जा रहा है, अमीर को अलग ट्रीट किया जा रहा है, अल्पसंख्यक को अलग ट्रीट किया जा रहा है, बहुसंख्यक को अलग ट्रीट किया जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो स्वतंत्र भी होना चाहिए, समान भी होना चाहिए, और बंधुता होनी चाहिए, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से पृथक नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। और ना ही स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन, अगर समानता ही नहीं है
अगर ऐसी स्वतंत्रता है तो कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता का जन्म देगी। बिल्कुल सही बात है भाई। जो पावरफुल लोग होंगे वो कमजोर पे क्या करेंगे, अपना प्रभुत्व कर लेंगे, उनको अपने अंडर में ले लेंगे, उनकी स्वाधीनता छीन लेंगे। ठीक है। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। अगर स्वतंत्रता ही नहीं है, कैसी भी समानता है, तो व्यक्ति अगर कोई पहल करेगा, कुछ करना चाहेगा, तो उसको नष्ट कर देगी। फ्री नहीं है ना। अभी क्या है, कुछ भी करने को फ्री है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप जो चाहे वो ऑक्यूपेशन चुन सकते हैं, आप जो चाहे वो अपने मर्जी के हिसाब से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, एक संस्था बना सकते हैं, आप अपने कुछ भी कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता है। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। कितना भी फ्री है, कितना भी जो है बराबर है, लेकिन बिना बंधुता के जो है वो एक स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकेगा। आगे देखते हैं, क्या आपकी कक्षा में स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता के सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है? इनको एक साथ कैसे व्यवहार में ला सकते हैं, अपने साथियों के साथ चर्चा करें। चलो कोई ना, ठीक है। एक ये टॉपिक और देख लेते हैं फिलहाल। संविधान सभा का स्वरूप क्या था? संविधान सभा के स्वरूप की बात करें तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार, कब? 3 जून 1947, मतलब आजादी से पहले की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। क्योंकि डिवाइडेशन की बात तो पहले ही चल रही थी ना, तो 3 जून 1947 को यह डिसाइड हो गया कि जो पाकिस्तान वाले रीजन से चुन के आए हैं वो अब संविधान सभा के सदस्य नहीं है। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। पहले कितनी थी? 292 और 93। अभी कितनी रह गई? 299 रह गई ओनली। ठीक है। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है। अगर 26 नवंबर 1949 की बात की जाए तो 299 में से कितने? 284 मेंबर ही प्रेजेंट थे उस दिन, जिस दिन भारत का संविधान जो है कुछ एक पार्ट रह गए थे, बाकी का बनकर कंप्लीट हो गया था। लागू जो है वो 26 जनवरी से किया था, लेकिन बन के कंप्लीट हो गया था, कुछ एक पार्ट्स रह गए थे। ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को कितने थे? 284 सदस्य थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। ठीक है। इस दिन सिग्नेचर वगैरह हो चुके थे, बस लागू ही नहीं होता, बाकी के सब काम हो गए थे। तो अंतिम रूप से जो पारित संविधान था उस पर 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। ठीक है। कितने रह गए? 299 में से 84, हाँ 15। ठीक है। 15 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने इस पर साइन नहीं किए थे उस दिन। ठीक है, थे ही नहीं उस दिन। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। ठीक है। संविधान निर्माण का काम कब हो रहा था? जब भाई विभाजन हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि देखो डिस्प्यूट हुआ था, अलग हुए थे, तो मारकाट हुई थी यार काफ़ी, इधर भी हुई थी उधर भी हुई थी। ठीक है। लोगों को यहाँ से भगाया गया, वहाँ से लोगों को भगाया गया, तो दोनों तरफ से हुआ था। तो इस भी संविधान का निर्माण हमारा चल रहा था। देखो विभाजन को तो खैर कोई भी याद नहीं करना चाहता भाई, बहुत हिंसापूर्वक चीज़ें थी, अब लोगों के हाथ में थी, तो जाहिर सी बात है कौन कोऑर्डिनेट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पीय हिंसा से यही सबक भी लिया, सही सबक भी लिया। ठीक है भाई, संविधान जो निर्माण कर रहे थे उनकी धैर्य की हमें प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि उस टाइम देखो हिंसा चल रही थी, हम विभाजन से जूझ रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने, इतना ज़्यादा प्रेशर था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने संविधान को बनाया। और विभाजन के कारण ऐसी हिंसा हुई कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उससे भी सही सबक लिया था। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, भारतीय संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया था कि अल्पसंख्यक जो रहे वो सेफ रहे, उनके साथ कोई ऐसी घटना तो फिर से ना हो। ठीक है,
ऐसी घटना के फिर से इन द सेंस कि मतलब उस टाइम हम विभाजन से जूझ रहे थे, अलग देशों की मांग की गई थी मुस्लिम समुदाय के द्वारा, तो उनको अलग देश दिया गया था। तो विभाजन के जिस दौर से हम गुजर रहे थे उसमें ऐसी हिंसा हुई थी जो अकल्पनीय थी, हमने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। हम सोच रहे हम ईजिली हो जाएगा चीज़ें, पर नहीं हो पाई। ठीक है, तो बाद में हमने क्या किया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धार्मिक पहचान, ठीक है, जिससे कि उनकी नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। नागरिक अधिकारों पर प्रभाव का इन द सेंस ये हो गया कि अगर जैसे अल्पसंख्यक हो गया मुस्लिम, यहां लगेगा यार मुस्लिम, कैसे लगेगा यार, नहीं यार मुस्लिम नहीं यार यार मुस्लिम नहीं लिखा जा रहा अब मैं, मुस्लिम, ठीक है। तो सॉरी यार, छोड़ो ये, छोड़ो लिखा जा रहा नहीं जा रहा, हम आगे बात करते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे पॉलिटी, हम हिंदी नहीं पढ़ रहे। तो धार्मिक पहचान, नागरिक अधिकार पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्पसंख्यक हो गए मुस्लिम, या अल्पसंख्यक हो गए सिख, ठीक है, या हो गए ईसाई, ठीक है, मुस्लिम हो गए, हाँ ऐसे ही लिखा जाएगा भाई, पक्की बात है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, है ना। सिख हो गए, ईसाई हो गए, तो ऐसा नहीं है कि वो सिख हैं तो उनको अधिकार नहीं मिलेंगे, या वो मुस्लिम है तो उनको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो यहां पर बहुसंख्यक को मिल रहे हैं, हिंदू को मिल रहे हैं, ठीक है। या हिंदुओं को जो मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिमों को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सिखों को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो ईसाइयों को नहीं मिलेंगे। मतलब उनकी धार्मिक पहचान से उनके अधिकारों पर कोई आंच नहीं आएगी। उनके अधिकार जो है वो एक भारतीय के नाते रहेंगे। धर्म उनका सेकेंडरी है, फर्स्ट क्या है, भारतीय। भाई सभी पहले क्या है, पहले इंडियन है, उसके बाद उनका धर्म आता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी हो, पहले है वो इंडियन। तो अधिकार जो है वो इंडियन होने के नाते हैं, ना कि उनके धर्म के खातिर। कोई फर्क नहीं पड़ता उनका धर्म क्या है, बस इतना फर्क पड़ता है कि हाँ वो इंडियन है, तो उनके अधिकार जो हैं भारत के संविधान द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। आगे बात करते हैं। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। भाई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि आज हम 18 साल के हुए और हम वोट देने चल दिए, इस तरीके से नहीं चुने गए, वो अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब राज्यपाल किस तरीके से, राष्ट्रपति किस तरीके से चुना जाता है, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति वगैरह ये किस तरीके से चुने जाते हैं, इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। लेकिन किया क्या गया, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया कि हम डायरेक्टली प्रतिनिधियों से कनेक्टेड हैं। आपने जो चुना है मतलब एक तरह के वही हैं, वो डायरेक्टली चुने हैं वही हैं, मतलब एक तरह का, सभी को तो नहीं ले सकते लेकिन वही हैं। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है, हमने देखा था ना, कहाँ गया ये, ठीक है, ये मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। तो इस तरीके से धर्मों का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। अनुसूचित जाति मतलब एसटी, सॉरी एससी, तो इसमें आई थिंक जनजाति भी आ जाएगा, एससी एसटी, ठीक है। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, ठीक है। राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो विभाजन के बाद क्या था, संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। भाई कांग्रेस ही थी मेनली उस टाइम, और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। 100 में से 82, भाई बहुत ज्यादा सीटें हो गई, 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। कांग्रेस का मतलब ऐसा नहीं था उस टाइम का मतलब, हाँ जो भी, ठीक है, ऐसा नहीं था कि एक ही विचारधारा, नहीं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। आज़ादी के टाइम की बात चल रही है तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे।
और आपको इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि जो मेन है कि देखो वयस्क मताधिकार नहीं हुआ पहली बात इसमें, ठीक है। धार्मिक पहचान उनकी वही रहेगी, लेकिन अधिकार उनको नागरिक, भारत के नागरिक के आधार पर दिए जाएंगे, ठीक है। अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे, हम इसको ऐसा करते हैं एसटी को छोड़ देते हैं, एससी रखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, वो क्वेश्चंस के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है। तो जातियों के 28 सदस्य थे, तो यहां तक क्लियर है। कितना रह गया अभी चैप्टर, ये थोड़ा सा हो रहा है ना, ज़्यादा नहीं है अब, थोड़ा सा है। आई थिंक 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, नई वीडियो के दिशा मतलब आगे फिर चर्चा करेंगे जो बचा हुआ चैप्टर है उसकी, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा नहीं रहा है, 2 क्लासेस में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए थैंक यू।